प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का प्यारे से YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं LK मिश्रा। तो आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर लॉन्च किया है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम लोग इस पूरे पेपर्स को देखेंगे, पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना प्यारे बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपको किस तरीके से फिजिक्स की कॉपी लिखनी है, उसके प्रोसेस क्या होंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसमें इसका पूरे पेपर्स का सल्यूशन कुल मिला के लगभग 9 प्रश्न हैं। इन 9 प्रश्नों का सल्यूशन इस बोर्ड की कॉपी में किया गया है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप पूरे पेपर्स का सल्यूशन अच्छे ढंग से देखें और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं ना, जितना भी पॉइंट है अच्छे ढंग से सॉल्व कराया है, किसी तरीके की कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। ठीक है ना, यानी हर चीज़ में हम लोग समझौता और कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? तो इसमें दोस्तों जो गामा किरणें होती हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य सदैव न्यूनतम होती है। एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, तो द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी h/p। ठीक है। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो दोस्तों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है। तो पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का जो कारण है वो अल्पसंख्यक आवेश के कारण, यानी इसमें धनायन उपस्थित होते हैं, होल क्रिएट होते हैं, जिसके कारण उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। ठीक है ना। अगला है, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः कुल वाहक बहुसंख्यक वाहक होते हैं, कोटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कोटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो सब लोग जानते हैं कि जो मीटर सेतु की तार होती है वो मैग्नीन या यूरेका की बनाई जाती है। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का 1 से लेकर क से लेकर च तक का आंसर यहाँ पे दिया गया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी? दोस्तों, वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यहाँ पे देखो लिखा गया है। ठीक है ना। फिर देखिए, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, याद करके जाना। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना। फिर देखिए, एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए।
तो एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का n/v - 1/u बराबर n - 1/r होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का ग, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन 17Cl35 और 17Cl37, ये एक समस्थानिक है। और यहाँ देखो लिखा है ना, ऐसे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होते हैं। यहाँ देखिए, इसका भी 17, इसका भी 17, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाए तो समझ लेना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ऐसे ही कार्बन के 3 समस्थानिक है, C612, C613, C614। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण ये समस्थानिक बोले जाते हैं। अगर हम घ नंबर क्वेश्चन की बात करें, रेडियो एक्टिव किरणों को निवेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, रेडियो एक्टिव के निवेदन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिखा गया है। दोस्तों ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना, और इनके बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम अधिक सर्वाधिक निवेदन क्षमता, यहाँ पे इस तरीके से इसका ये प्रोसीजर है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें, अंगा। अंगा क्या है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A/D। ठीक है, यहाँ पे जो धारिता है वो इस दोनों प्लेटों के एरिया के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, और तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो C बराबर ε0 A/D। ठीक है ना। अब देखिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 का च है। AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, ये है हमारा AND गेट का प्रतीक बुलियन व्यंजक है, ये प्रतीक है, ये सत्यता सारणी है। जब भी AND गेट आ जाएगा तो उसका प्रतीक इस तरीके से बनाइएगा, इसमें थोड़ा भी गड़बड़ी मत करिए। ये पोर्शन घुमावदार, ये वर्टिकल इस तरीके से। यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। ठीक है, और इस तरीके से बनाने के बाद इनपुट में 0 तो आउटपुट में y बराबर A × B होता है। A और B दोनों का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। ठीक, फिर A में इनपुट 0 है, B में इनपुट 1 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 रखेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही A में इनपुट 1 है और B में इनपुट 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे गुणा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये इनपुट 1, तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे, 1 ही आ जाएगा। इस तरीके से AND गेट का ये आपका प्रतीक है, ये सत्यता सारणी है, और इसमें से y बराबर A.B ये बुलियन व्यंजक बोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों को इसका PDF लेना है, हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे का क।
वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले संपूर्ण बल रेखाओं को इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर होता है। अब ये ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है? यदि किसी सतह बंद सतह से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह धनात्मक होता है। इसके विपरीत यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है। ठीक है ना? फिर आगे देखिए दोस्तों, 3 का ख। एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? यहाँ पर 5 मिली एम्पियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, बट इसमें एम्पियर है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम 5 मिली एम्पियर दिया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल t बराबर 1 सेकेंड, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो t बराबर 1 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे 60 सेकेंड लिख देंगे। दूसरी चीज I बराबर 5 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना है, 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। Q बराबर NI दिया है। ठीक है, और यहाँ पे E या Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻90 कूलाम होता है। तो तीरिये गुणा करके Q बराबर I × T से I की वैल्यू 5 × 10⁻³ और जो T की वैल्यू है वो 60 है। हल करेंगे 300 × 10⁻³ आ जाएगा। फिर हम जानते हैं कि Q बराबर NI होता है और Q की वैल्यू ये होता है N × E की वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे तो N बराबर इतना आ जाएगा। 3 का ग अगर हम देखें दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य रीड वर्ग नियतांक R के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये है हमारे वामर श्रेणी। ठीक है ना? और वामर श्रेणी के द्वितीय तरंग रीड वर्ग नियतांक जो है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 2 रखेंगे, यहाँ पे 4, और इस तरीके 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, हर करेंगे तो हो जाएगा 1/λ बराबर 3R/16। और प्यारे बच्चों, इसे हम पलट देंगे तो लैम्डा की वैल्यू 16/3R आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन 3 का घ है हमारा, जरा ध्यान से समझना। रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक लिखना है। घ नंबर है दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक। देखिए यहाँ पे दे ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य के गतिमान कण उपर्युक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें अथवा दे ब्रॉगली तरंगें कहते हैं तथा इनकी तरंगदैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील कर रहा है तब उससे संबंध दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p और p बराबर होता है mv। ठीक है ना, ये सूत्र लगाएंगे। अब आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरियों के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस हैं
और एक लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। इस पहले लेंस से जो वस्तु की दूरी है u है और इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो v डैश है। तो हम कहेंगे u के स्थान पे u ही रहेगा, f के स्थान पे f1, और जो इस पृष्ठ से प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ दूरी बन रहा है दोस्तों वो v बराबर v डैश है। और यहाँ पे हम फोकस दूरी वाले फार्मूले में रखेंगे, इस फोकस दूरी वाले लेंस के फोकस दूरी वाले फार्मूले में 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f में v के स्थान पर v डैश हो जाएगा, u के स्थान पे u ही रहेगा और f के स्थान पे f1 रख देंगे यहाँ पे। तो 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1, इस समीकरण का नाम हम 1 रख देते हैं, जो कि यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरे लेंस की बात करें तो दूसरे लेंस में ये जो u है v डैश वस्तु का कार्य करेगा, मतलब यहाँ पर ये जो v डैश है ना, ये I डैश इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और इसका इस लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो बनेगा v दूरी पर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि u बराबर v डैश हो जाएगा। जरा ध्यान देना, दूसरे लेंस के लिए I डैश वस्तु का कार्य करता है, इसलिए u जो है v डैश हो जाएगा और v ही रहेगा, f बराबर f2 हो जाएगा। पुनः एक बार से हम अगर फोकस दूरी के सूत्र में रखें तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, u के स्थान पे u v डैश, v के स्थान पे v ही, f के स्थान पे f2 रखेंगे, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 के जोड़ते हैं, बाएं बाएं पक्ष को जोड़ेंगे दाएं दाएं पक्ष को। तो जब बाएं बाएं पक्ष को जोड़ोगे तो इसमें ये वाला और ये वाला, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये जो 2 है, ये आप जो देख रहे हैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बन रहा है और यहाँ पे दोनों फोकस दूरियों का योगफल है। तो हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे स्मॉल है तो इसको जो है ना कैपिटल F के बराबर कर देंगे। यानी यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे करा है कि यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो जब फोकस दूरी कैपिटल F हो जाएगी तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, समीकरण 4। और समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर हमें मिल जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, यानी ये समीकरण 1/F बराबर 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पर ये तुलना करेंगे तो लेफ्ट बराबर है तो राइट आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, फिर देखिए चौथे का ख, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये चौथे का ख है। तो चौथे का ख, ई के बराबर हाफ mv² मैक्सिमम में ई के बराबर h इंटू म्यू माइनस डब्लू, जहाँ डब्लू बराबर h इंटू म्यू नॉट हो जाएगा और इसमें रख के कॉमन लेंगे तो इतना मिल जाएगा। v क्या है, v है म्यू जो है दोस्तों, म्यू है यू की तरह v की तरह लिखा है, म्यू है आपतित प्रकाश की आवृत्ति और म्यू नॉट जो है देहली आवृत्ति है। ठीक है ना, क्या दोस्तों, देहली आवृत्ति है। अब हम चौथे के ग की बात कर लेते हैं। तो चौथे का ग है, बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती है। ठीक है ना, देखो यहाँ ये चौथे, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक का मान ध्रुवण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है, यानी n बराबर tan IP के बराबर। ठीक है ना, उसके बाद स्नेल के नियम से n बराबर sin IP बटे sin R, और दोनों अपवर्तनांक एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan IP बराबर sin IP बटे sin R, यानी ये मिल जाएगा।
फिर आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी sin IP बटे cos IP, ठीक। और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो cos IP बराबर sin, ठीक। और तिर्यक गुणा करेंगे तो sin R इधर कर देंगे, cos IP इधर कर देंगे। फिर त्रिकोणमिति ASTC रूल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और पहले चतुर्थांश में sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, तो sin R बराबर cos 90 माइनस R, दोनों तरफ ये cos हट जाएगा, तो 90 माइनस R बराबर IP, और ये R इधर आएगा तो IP प्लस R बराबर 90। और यही दोस्तों हमें सिद्ध भी करना था, देखो यही तो सिद्ध करना था ना कि बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं, तो यही तो है बूस्टर का नियम। अब देखिए चौथे के घ की अगर बात कर लें, चौथे के घ की बात कर लें, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा एम्पियर का नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट इंटू I, जहाँ म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। इसके बाद अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एक तार की लंबाई है, अनंत लंबाई का तार है, इसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा जरा ध्यान देना, इसमें वेक्टर B का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर वेक्टर B dl cos थीटा cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रखेंगे, B बाहर करेंगे तो B इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा। अब ये चूँकि वृत्ताकार एक एरिया किस तरीके से बना रहा है, वृत्ताकार बना रहा है, इसलिए हम जो ये इंटीग्रेशन dl है इसके स्थान पे 2 पाई r रखेंगे, वृत्त की परिधि रख देंगे, तो यहाँ पे एक ये सूत्र मिल जाएगा कि इसी के अनुसार अगर हम बात करें तो वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर B इंटू 2 पाई r समीकरण 1। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर हम बात करते हैं तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये होता है। अब इसके लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू I, और B बराबर हो जाएगा, ये सूत्र मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक यानी L की वैल्यू दिया है 40 मिली हेनरी, और इस मिली हेनरी को हेनरी में बदल देंगे। I बराबर दिया है 5 मिली सेकेंड को सेकेंड बदल देंगे। एम्पियर 2 एम्पियर से 12 एम्पियर है, तो 12 में से 2 घटा देंगे 10 एम्पियर आ जाएगा। विद्युत वाहक बल E की गणना करनी है। देखो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, L बराबर 40 मिली हेनरी, और मिली हेनरी को हेनरी में बदलेंगे 40 गुणे 10 घाते -3 हेनरी हो जाएगा। डेल्टा T बराबर 5 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे 5 गुणे 10 घाते -3 सेकेंड हो जाएगा, इसको भी सेकेंड बदल देंगे। डेल्टा I बराबर 12 में से 2 घटा देंगे क्योंकि अंतर निकालना है, तो 10 एम्पियर, और इस सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो कुछ मिला के -80 वोल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम आपका यहाँ तक सॉल्व किए, चौथे के अंगा तक। अगले वीडियो में आपको 5 से लेकर बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, 5 से लेकर पूरा 9 तक हम सॉल्व करेंगे।
तो जिन बच्चों को इसका PDF लेना है, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसका PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे।